गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग संज्ञा के भेदों की परिभाषा को पढ़ेंगे। हमने इसके पहले संज्ञा की परिभाषा को पढ़ा था और उसके भेदों के नाम को जाना था। आज हम लोग जो है उसके भेदों की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले, यानी कि एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नामों का बोध होता है, उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक जाति, जिन संज्ञा से हमें एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, यानी कि एक जाति का। तो जैसे कि गाय है, तो गाय के विभिन्न प्रकार होते हैं, जर्सी गाय, देहाती गाय, तो इस तरह के होते हैं। लड़का है तो लड़का, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो लड़का से एक समूह का बोध होता है, एक जाति का बोध होता है। नदी है तो नदी में सिर्फ एक ही नदी नहीं है, नदी हिमालय नदी है, उसके बाद जो है यमुना है, सरयू है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये नदी से जो है एक जाति का बोध हो रहा है। फिर पहाड़ है, शहर में अनेक शहर हैं, तो इसलिए इससे एक जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञाएं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जो संज्ञाएं किसी विशेष वस्तु से जो है, या किसी विशेष खास व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध कराए, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा में हम लोगों ने गाय को पढ़ा, तो गाय, इसमें भी गाय जो है, तो इसमें किसी खास एक गाय का हम बोध करें। जैसे कि जर्सी गाय, तो जर्सी गाय उससे एक समूह का अलग बोध हो रहा है ना, सिर्फ जर्सी गाय का ही बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। या फिर लड़का है तो इसे किसी एक खास लड़के का नाम का बोध हो, जो रमेश है, जैसे कि जो भी हो उसका हो गया। उसके बाद फिर नदी है, तो नदी में इसमें सिर्फ एक नदी का, किसी खास एक नदी का नाम लेंगे तो गंगा नदी रख लेंगे। फिर पर्वत है तो पर्वत, पहाड़, तो फिर हिमालय पर्वत को हम लोग रख लेंगे, तो एक किसी खास इसका बोध हुआ। फिर शहर है तो किसी एक शहर का हम लोग नाम रख लेंगे, पटना, मुंबई, कोई भी एक पटना रख लें, तो ये किसी खास एक का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि भाव जाने जाएं। अगर जिस संज्ञा से हमें जो है, या पदार्थ से या फिर व्यक्तियों से उसके गुण के बारे में, उसके धर्म के बारे में, उसके दोष के बारे में, उसके आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा आदि के भाव जाने जाएं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एक नोट में यहाँ लिखा हुआ है, भाववाचक संज्ञाएं जो होती है अनुभव जन्य होती हैं, ये अस्पर्शी होती है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, अच्छाई है, बुराई है, बीमारी है, लंबाई है, बुढ़ापा है, मिठास है, बचपन है, हरियाली, उमंग, सच्चाई, ये सब सभी जो है उदाहरण जो है, इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, इसलिए सभी भाववाचक संज्ञा होंगी। फिर है समूहवाचक संज्ञा। सभी समूहवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या होगा? सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, परिवार, इससे जो है समूह का प्रकट होता है। समूह का प्रकट करने वाली संज्ञाएं ही समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, क्योंकि यह संज्ञा जो है समूह का बोध, संज्ञा जो है समुदाय का बोध कराती है। तो इसका उदाहरण वही हो जाएगा, सभा, संघ, सेना, गुच्छा, गिरोह, झुंड, वर्ग, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से ठोस किसी ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध हो, उन्हें हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा
कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो हैं ढेर के रूप में मापी जाती है। ढेर जो होता है ना, किसी भी संख्या का जो वहाँ ज़्यादा अवस्था में अगर वो मौजूद हो और उसको हम लोग ढेर के, जैसे गिट्टी बालू सीमेंट ये सब होता है, तो मापी या तौली जाती है, तो उसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये अगणनीय होती है, यानी कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल है लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी, डालडा, फल, ये सभी जो है, आटा, चूना, ये सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दैट्स ऑल।